नमस्कार। आज हम एक काफी चर्चित राजनीतिक घटनाक्रम पर मिली सामग्री को देख रहे हैं। जी। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो हाल में इस्तीफा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। सरकारी तौर पर तो कहा गया कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया गया है। जी। लेकिन हमारे पास जो ये विश्लेषण है, जिसका शीर्षक है उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, सत्ता का खेल, ये कुछ अलग ही दिशा में इशारा कर रहा है। हाँ, मतलब ये विश्लेषण कहता है कि शायद ये सिर्फ सेहत का मामला नहीं था, इसके पीछे राजनीतिक दबाव और कुछ संवैधानिक मतभेद भी हो सकते हैं। तो चलिए इसी विश्लेषण में जो बातें कही गई हैं जरा उन पर गौर करते हैं। बिल्कुल। विश्लेषण शुरू करता है 2022 से, जब धनखड़ जी को चुना गया था। तो इसके मुताबिक उन्हें उनकी मुखरता और सरकार के पक्ष में संवैधानिक व्याख्या करने की उनकी छवि के लिए चुना गया था। हाँ, खासकर जो उनका पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर कार्यकाल रहा, जहां वो राज्य सरकार के साथ काफी टकराव में रहे थे। जी, उसे एक बड़े कारण की तरह देखा गया। मतलब एक ऐसे उम्मीदवार जो संवैधानिक मामलों की समझ रखते हैं और विपक्ष का सामना कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा ये विश्लेषण बताता है, कि दिल्ली आने के बाद जब वो राज्यसभा के सभापति बने तो उनके अंदाज में, उनके काम करने के तरीके में कुछ बदलाव आया। अच्छा, किस तरह का बदलाव? कहा जा रहा है कि वो विपक्ष के नेताओं को पहले से ज्यादा समय देने लगे थे। सदन में सरकार की आलोचना के लिए भी थोड़ी जगह बन रही थी, ऐसा इस विश्लेषण का कहना है। ये तो वाकई ध्यान देने वाली बात है। और जी, ये विश्लेषण आगे कहता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर भी वो ज्यादा संतुलित रुख अपनाते दिखे। जैसे वो कोलिजियम सिस्टम के पक्ष में कुछ बोले थे। अब ये वही सिस्टम है, जजों की नियुक्ति वाला, जिस पर सरकार और न्यायपालिका में अक्सर तनाव रहता है। हाँ, सही कहा। तो उनका इस तरह बोलना, उनकी जो पहले की छवि थी उससे थोड़ा अलग था। तो क्या इस बदलाव का कोई असर हुआ? क्या सत्ता पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई? देखिए, विश्लेषण तो यही दावा करता है कि हाँ, असर हुआ। सत्ताधारी दल के कुछ लोगों की तरफ से उन्हें कथित तौर पर, मतलब अनौपचारिक तौर पर, कुछ संदेश मिले। संदेश मतलब चेतावनियां? हाँ, कुछ उसी तरह का। चेतावनियां कि भाई विपक्ष को इतनी छूट न दें, राज्यसभा पर नियंत्रण मजबूत रखें। लेकिन उन्होंने क्या किया? ऐसा लगता है इस विश्लेषण के अनुसार कि उन्होंने शायद संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना ज्यादा जरूरी समझा। और फिर वो मोड़ आया जिसके बारे में ये विश्लेषण खास तौर पर लिखता है। बिल्कुल। विश्लेषण कहता है कि 21 जुलाई 2025 को एक निर्णायक घटना हुई। क्या हुआ उस दिन? कहा जा रहा है कि उन्होंने सरकार की कथित इच्छा के विरुद्ध जाकर विपक्ष का एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कौन सा प्रस्ताव? एक हाईकोर्ट जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव। ये एक बड़ा कदम माना गया क्योंकि चर्चा यही थी कि सरकार ये प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। और इसी के बाद इस्तीफे की खबर आई। जी हाँ, बिल्कुल उसी शाम। विश्लेषण जोर देकर कहता है कि ये जो स्वास्थ्य कारण बताया गया वो महज एक बहाना था। तो असल वजह क्या बताई गई इस विश्लेषण में? विश्लेषण में सूत्रों का हवाला देकर यह दावा किया गया है कि उन्हें एक तरह का अल्टीमेटम दिया गया था। अल्टीमेटम? कैसा अल्टीमेटम? कि या तो आप इस्तीफा दे दें या फिर एक तरह का राजनीतिक अपमान झेलने के लिए तैयार रहें। बाप रे, ये तो बहुत ही गंभीर आरोप हैं जो ये विश्लेषण लगा रहा है। बिल्कुल गंभीर हैं। और ये विश्लेषण इस पूरी घटना को सिर्फ एक व्यक्ति के इस्तीफे की तरह नहीं देखता। तो फिर वो इसे संवैधानिक पदों की स्वतंत्रता पर एक बड़े सवाल की तरह पेश करता है। वो पूछता है कि क्या हमारे इतने ऊंचे संवैधानिक पद भी अब पूरी तरह से राजनीतिक दबाव के अधीन हो गए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, और ये भी कि क्या उपराष्ट्रपति जैसा पद, जो सदन का सभापति भी होता है, क्या वो अपनी भूमिका स्वतंत्र रूप से निभा पाएगा? और अगर यहाँ ऐसा हो सकता है तो क्या इसका असर चुनाव आयोग या न्यायपालिका जैसे दूसरे संस्थानों पर भी पड़ सकता है? तो ये विश्लेषण हमें एक तरह से एक चिंताजनक सवाल के साथ छोड़ देता है। जी हाँ, सोचने पर मजबूर करता है। जैसा कि इसके अंत में लिखा है, अगर ऐसे व्यक्ति जिन्हें सत्ता खुद चुनकर लाती है, अगर वो भी थोड़ी स्वतंत्रता दिखाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कथित तौर पर इस तरह से हटा दिया जाता है। हाँ। तो फिर हमारे जो संवैधानिक संस्थान हैं, उनकी स्वायत्तता, उनकी आज़ादी का आखिर मतलब क्या रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इस विश्लेषण की रोशनी में जरूर सोचा जाना चाहिए।